दोस्तों कैश को लेके ना हर साल कम से कम 5 से 6 हज़ार जो इनकम टैक्स की नोटिस है मेरे नॉलेज में जो है ज़्यादा हो सकते हैं, इशू होते हैं। सिर्फ लोग अपना कैश बैंक में जमा कर देते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो रीज़न तो वहाँ चलता है बाद में। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बताऊंगा कि अगर किसी का केस इनकम टैक्स में लग गया है, कैश को लेके केस लग गया है या ऑर्डर हो चुका है, दोनों केसों में केस लगा हो तो क्या करेंगे, और आप केस अटेंड नहीं कर पाए, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, एडिशन हो गई उस केस की, तो आगे क्या करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। 148A के नोटिस बहुत सारे आते हैं कैश को लेके, तो समझना जरूरी है भैया कि ये नोटिस आते क्यों हैं, उसमें करना क्या होता है और बताना कैसे है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें चाहिए होती है। किसी ऐसे के पास जाके केस कराना जिसको कुछ पता ही ना हो, इसने कराया ना हो, बहुत मुश्किल है। बताऊंगा प्रैक्टिकली क्या करते हैं। देखिए दोस्तों कि प्रैक्टिकल ऑर्डर है, आप अपना थोड़ा HD बढ़ा दीजिएगा और जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये ओरिजिनल ऑर्डर की कॉपी लगाई है। इसमें लिख रहा है कैश डिपॉजिट, ये लिखा हुआ है देखिए कितना, 83,21,601 का, जो बैंक ने रिपोर्ट करा इनकम टैक्स वालों को, पता चल गया सेविंग बैंक में। सारा मामला सेविंग बैंक का खराब होता है, सेविंग बैंक को भोजली पकड़ते हैं ये लोग। इसलिए जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा ना, मैं कैश डिपॉजिट को अलाउ कर दूंगा, जितना मर्जी कैश जमा कराओ। और भैया हमारा कैश हम जो मर्जी करें यार, कैश जमा होगा, लोग परचेज करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इंजॉय होगा, करने तो क्या दिक्कत है। ये देखिए लिखा 3 लाख की आपने आइडिया फाइल करी थी, 83 लाख में आपकी इनकम मान लूंगा। अब मैं आपकी टैक्सेबल इनकम मानता हूँ 87 लाख की। सोचिए एक आदमी ने 3 लाख की आइडिया भरी है, भैया इसके पास 3 लाख की इनकम थी, तो 83 लाख का कैश कहाँ से आएगा। हो सकता है उसने निकाला हो, जमा कराया हो, कोई मजबूरी हो गई हो, तो चेक करना चाहिए था। अब देखिए मैंने इसका केस कैसे करूंगा। अभी ऑर्डर पास हो गया है, ये बंदे ने केस अटेंड ही नहीं करा, इसका एक्सपायर्टी ऑर्डर हो गया है। अगर ये शुरुआत में मेरे पास आता तब मैं क्या करता और बाद में क्या करता, दोनों केस एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही कैश वाला है, एक क्रिप्टो पे ही बनाइए प्रैक्टिकल वीडियो 148A की नोटिस की, स्टेप वाइज प्रोसेस मेरा इसके अंदर। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट की। अभी 83 लाख है ना, जब बैंक स्टेटमेंट निकालूंगा तो उसमें आएगा वो 40 लाख की होगा, 55 लाख की होगा। भैया तेरी फिगर का मुझे करना, मैं बकायदा उसकी टैली में एंट्री मारता हूँ। ऐसे नहीं है क्या लग रहा है एक्सेल पे यार ये आ रहा है, बच्चे से बोल दिया, बकायदा बुक्स में एंट्री करवाता हूँ, या चेक कर कंफर्म कर, एक एक चीज़ की प्रैक्टिकल देखते हैं हम। और विड्रॉ कितना है, पता चला 50 लाख का नोटिस आया था और एक दिन पहले मैंने 50 लाख निकाला है, मेरा केस तो ही खत्म हो गया। सिंपल सा बताना कि 50 लाख मैंने यहाँ से निकाला था, यहाँ जमा हो गया, बात खत्म। तो ये चीज़ चेक करता हूँ मैं, प्रोफेशनल मैंने कई लोग देखा है, मेरे पास केस आते हैं बिगड़े हुए, वो देखते ही नहीं कैश निकला है, वो अपने कैश एक्सप्लेन करने में लगे होते हैं कि इस चीज़ का कैश है, उस चीज़ का कैश है, आइडिया लेते हैं, वेरीफाई नहीं करते। हम इंडिपेंडेंट मतलब असेसी को छोड़ देते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैच करी कैश फिगर विद नोटिस से और ऑर्डर से कि भैया ये मैच हो रही नहीं हो रही, जो ऊपर वाली आ रही है, फर्क है, उसको नोट करते हैं, बकायदा रिप्लाई करते हैं कि आपकी फिगर गलत है, आपने फिगर कहाँ से ली बताओ, आपका नोटिस ही गलत है। हम तो चैलेंज कर देते हैं कि भाई तेरे को फिगर नहीं पता था, तू तुक्का भेड़ी में हमारा केस खोल रहा है। अब मेन पॉइंट सोर्स क्या है कैश डिपॉजिट का, ये पता करता हूं मैं। विड्रॉल तो नहीं बैंक से जो बताया, क्या कोई प्रॉपर्टी सोल्ड करी थी उसमें कैश आया था, क्या किसी से लोन लेना पड़ा इमरजेंसी में, या मेरी बिजनेस इनकम है, बिजनेस सेल है या इनकम है, या मेरी कोई ओल्ड सेविंग है, या शादी ब्याह पे आया है, बर्थडे पे आया है, किसी ओकेशन पर आया है। ये पता करके पूरा एक्ट को समझना पड़ता है कि क्या ओकेशन पे आ रहा है, बताऊंगा क्या प्रूफ है। फिर एक कैश बुक जरूर मेंटेन करनी चाहिए दोस्तों, जो मैं टैली में था ना एंट्री, वो मेंटेन करता हूँ। डेबिट क्रेडिट निकलता है और नेट डिपॉजिट कितना है। बहुत सारे केस लो इनकम टैक्स में है, जो ये कहती है, जो कोर्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया कैश जमा हो रहा है निकल रहा है, जमा हो रहा है निकल रहा है, जमा हो रहा है निकल रहा है, जमा हो रहा है निकल रहा है। अभी देखो नेट कितना हुआ है, नेट, बस आप नेट को ही एडिशन करो, ये तभी होगा जब आप प्रॉपर रिप्लाई देंगे। जब मैं रिप्लाई बनाता हूँ, मैं सारे ग्राउंड लेता हूँ कि भैया ये कैश गलत है, टैक्स नहीं लगना चाहिए, चल तेरी बात मान ली मैंने, नहीं मान रहा, अगर तू कर रहा भी रहा है तो मेरा नेट एडिशन कर, जो मेरा नेट आ रहा है एज पर केस लो, ये भी गलत है। सारे ग्राउंड लेने पड़ते हैं अलग अलग कि भैया ये भी पॉसिबल है, ये भी है, इतना नहीं तो इतना नहीं। जैसे कहते हैं ना किसी काम में कि इतना ही तो इतना ही कर दे, इतना इतना कम कर दे, भाव लगाते हैं, इतना कम कर दे, इतना कम कर दे, ऐसे हम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आगे यूटिलाइजेशन क्या है कैश डिपॉजिट का, मेरा कैश जमा हुआ है उसका मैंने आगे क्या यूज़ करा है। अगर कैश जमा हो गया मैंने आगे प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो आदमी बोलेगा मेरी ब्लैक मनी है यार, हाँ जमा हुआ है, प्रॉपर्टी खरीद ली है। कैश जमा हुआ है, मैंने किसी पार्टी को पेमेंट करी है, तो यार वो परचेज तो होगी, मैंने कैश से कोई असेट्स नहीं बनाई। पूरे प्रोसीजर में हम एक बात का ध्यान रखते हैं
कि कहीं सरकार की कोई टैक्स चोरी तो नहीं हुई है, और ये बात हम उसके दिमाग में डालते हैं जो वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर है कि पूरी ट्रांजैक्शन में कि टैक्स चोरी नहीं हुई है। कैश जमा हुआ था, कैश जमा करा के मैंने अपने वेंडर को पेमेंट करी है, तो भैया किसी सेल का ही कैश होगा, वो मैंने आगे वेंडर को पेमेंट करी है, तो ये चोरी का तो टैक्स नहीं है, ब्लैक मनी तो नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आगे कैश का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है, यानी कि कैश जमा होके अगली एंट्री किसको गई है, बैंक स्टेटमेंट में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर फाइल करते हैं ITR दोस्तों। ये सब चेक करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद लोग क्या करते हैं, कहते हैं ITR जो पिछली फाइल करी हुई ना ITR, दोबारा ITR सेम फाइल कर दो। मैं पूरा का सिमुलेशन करता हूँ एडवांस में। सिमुलेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मैं ये बात बोलूँगा तो इनकम टैक्स वाला क्या मांगेगा, क्या उसका जवाब मेरे पास है। अगर मैं उसको ये जवाब दूंगा अगले नोटिस का, तो फिर वो क्या पूछेगा, तीसरे नोटिस में मैं ये जवाब दूंगा। इससे ये पता चल जाता है कि किसी स्टेज पे आके मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। हम तो साफ बोल देंगे यार ऐसी को, यार तेरी तो गलती है, तूने करा है, तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी वर्किंग एडवांस में करते हैं कि आखिरी वक्त तक क्या होगा। इससे थोड़ा सा शुरुआत में ही रिप्लाई करने में आसानी रहती है। ऐसी कोई चीज़ मैं ना लिख दूँ जिससे पता चला मैं अपने आप ही फंस जाऊँ। रिप्लाई ऑनलाइन जाएगा, स्कैन हो गया, गए हम, फंस गए। तो थोड़ा सा कुछ ट्रिकी पॉइंट भी हैं, ये यूट्यूब है, मैं बता नहीं पाऊंगा, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे मेरे, उनको भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए जुगाड़ होता है, जुगाड़, वो टेक्निक। अब इसके बाद क्या होगा, आपने कागज बना लिए। अब पहला पॉइंट बताना है आपने, सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट। मेन ये पॉइंट है दोस्तों, इनकम टैक्स को दूसरे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट से। अगर आप कह रहे विड्रॉल है तो मैं कागज लगाता हूँ बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक लगाता हूँ जो टैली बनाता है। और दोस्तों ये जो बता रहा हूँ ना, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक, जितने भी पॉइंट नीचे आएंगे सभी में लगाऊंगा मैं। कैश विड्रॉल का मेरा केस खत्म कि भैया ये कैश निकला था, ये जमा हुआ है, मैच होंगे, बात खत्म। प्रॉपर्टी अगर सोल्ड करी है तो ये तो लगाऊंगा, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक तो लगाऊंगा। प्रॉपर्टी के पेपर लगाऊंगा, सोर्स क्या है कैश का वो लगाऊंगा, मतलब भाई जिस बंदे ने मुझे दिया है उसकी ITR लगाऊंगा, पैन कार्ड लगाऊंगा, उसका आधार कार्ड लगाऊंगा, और एक नोट भी दूंगा कैश मैंने रिसीव क्यों करा। सरकार कहती है प्रॉपर्टी में भी, हमने बोल तो दिया प्रॉपर्टी कैश आया था, लेकिन प्रॉपर्टी में एक तो 10,000 से ऊपर कैश अलाउ ही नहीं है, 20,000 से ऊपर 19,999 की लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, यानी कि 20,000 या 20,000 से ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर हम कैश नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने ले लिया है तो ये नोट देना पड़ेगा कि भैया मुझे क्यों लेना पड़ा, मेरी क्या मजबूरी थी, और जहाँ से मेरे पास कैश आया है क्या वो आदमी जेन्युइन है, उसका कैश सोर्स एक्सप्लेन है, ये सब बातें मुझे बतानी पड़ती हैं। लोन, आप कह रहे हो मजबूरी थी, लोन लिया था, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, उसका भी आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि मैंने फ्रेंड से लिया है, रिलेटिव से लिया है, उसकी मुझे ITR देनी पड़ेगी, पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार, और नोट देना पड़ेगा कि मैंने कैश रिसीव क्यों करा। क्योंकि आप किसी से कैश में लोन 20,000 या उससे ऊपर से नहीं ले सकते, उसकी पेनल्टी है। लेकिन ऐसा नहीं है पेनल्टी हर बार लगेगी, पहले कैश को तो एक्सप्लेन करूँ। अब जब मेरे पास केस आता है, वो कहता है मैंने लोन लिया था, और जेन्युइन बात थी कि लोन लिया था, लेकिन जैसे ही मैं लिखूंगा कि लोन लिया है, वो क्या करेगा, कैश को छोड़ के मेरी पेनल्टी लगा देगा, और 100% पेनल्टी है यार, टैक्स तो 60% है, पेनल्टी 100%, मैं तो और मर गया। तो मुझे बाकायदा नोट देना पड़ता है कि भैया क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में कैश लेना पड़ा, मजबूरी क्या थी, और जिससे कैश लिया है उसने अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके दिया या उसकी इनकम थी। तो कहीं पे भी टैक्स की चोरी नहीं हुई है। मेन ये ध्यान रखना है कि टैक्स नहीं चुराया है, टैक्स दे चुके हैं, वो ध्यान रखना है। अगर बिजनेस की सेल है या मेरी इनकम थी कोई, तो भैया उसको बिल दे दो, इनवाइस दे दो, बैलेंस शीट बना दो, आगे मैंने क्या यूज़ करा है कैश का वो दे दो, भैया कैश जमा हुआ है, आगे मैंने परचेज करी है, तो मेरी एक्सप्लेन हो गया अपने आप। कैश बुक तो बता चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट क्या देनी है। ओल्ड सेविंग है, ओल्ड सेविंग भी हो सकती है घर में। मेरे पास 5 लाख घर में पड़ा हुआ था, मेरे पास 5 लाख पड़ा था, किसी के पास 5 लाख पड़ा था, मेरा ही 10 लाख हो गया इकट्ठा, जेन्युइन था। बताना पड़ता है क्यों होल्ड करा। जैसे मैं कई केस कराता हूँ, उसमें कहता हूँ कि भैया माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं, मैं बाहर रहता हूँ, उनकी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, जरूरत के लिए घर में हमेशा 5-6 लाख रुपए कैश रखता ही हूँ मैं, ताकि जरूरत पड़ेगा तो वो उसको इस्तेमाल कर लें, जरूरत नहीं पड़ी तो उसे जमा कर दिया। कुछ पॉइंट ऐसे भी बनते हैं। कब विड्रॉ करा, बता दो कि यार 1 साल पहले, 6 साल पहले विड्रॉ किया था मैंने, 2 साल पहले, 3 साल पहले विड्रॉ था, घर में रखता था मेडिकल इमरजेंसी के लिए। अब जमा क्यों कराया ये बता दीजिए। सारे फैक्ट बताने पड़ते हैं। जब सारे फैक्ट बता देता हूँ ना, तो असेसिंग ऑफिसर को थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये केस क्या करता है, आपको बाकी केसों से अलग कर देता है। जब आपके बाकी केस से आप अलग हो जाते हो तो थोड़ा टेंशन क्या है ना, बचने के लिए जाती है। जैसे ये वाला पॉइंट है, क्यों होल्ड करा हुआ था बता दिया, सीनियर सिटीजन थे, मेडिकल इमरजेंसी थी। कब विड्रॉ करा, 6 साल पहले, महीने हर महीने 25-25 साल विड्रॉ करता हूँ मैं, पापा को भेजता हूँ, पापा विड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब क्यों डिपॉजिट करा, भैया मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी या घर में कैश रखना था, ठीक नहीं था, ऐसी दिक्कतें आ रही है कुछ, जो भी एक्चुअल रीज़न है वो उसमें लिख दीजिए।
और अगर आप एक्चुअल रीज़न सही तरीके से लिखेंगे तो इनकम टैक्स वाला मानेगा। और जब मैं एफएम बनूंगा मैं सिस्टम बनाऊंगा बड़ा अच्छा सा, बता ही दिया मैंने। तो ये जो दोस्तों मैंने बताया ना आपको, इस तरीके से है। अभी स्लाइड शो खत्म हो जाती है तो इस तरीके से मैं जो कैश डिपॉजिट के केस है वो कराता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास भी इनकम टैक्स का कोई नोटिस आया है 148A पे, या कैश जमा कर दिया है एडवांस में, पिछले सालों में भी नोटिस नहीं आया है, आई कैसे भरनी है, कैसे उसे दिखाना है, आप मेरे से इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देख ही रहे हैं आप, और ईमेल आईडी भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चला भैया कैश जमा तो करना है, एडवांस में डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखने हैं, और अगर इनकम टैक्स में केस लग जाए तो क्या करना है। अगर मेरा ऑर्डर पास हो गया एक्स पार्टी और मैंने अटेंड नहीं करा तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, और अगली वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ क्रिप्टो के ऊपर, सेम इसी के ऊपर। बहुत सारे नोटिस क्रिप्टो पे जा चुके हैं, जो एक्सचेंज बंद हो चुके हैं सब पे, तो उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे अब आपको डील करना है। जल्द मिलूंगा क्रिप्टो की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।